सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में देश में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली बार डीजी यात्रा शुरू की गई? तो आंसर होगा दिल्ली। तो इस सेवा को शुरू किसने किया? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, जिसकी मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो अब इस डीजी यात्रा सेवा की मदद से हवाई अड्डों पर चेहरे की पहचान के आधार पर हवाई यात्रियों को एयरपोर्ट पर एंट्री मिलेगी। मतलब आपका चेहरा ही होगा आपका बोर्डिंग पास, जिसके जरिए आपको एंट्री दी जाएगी। तो अभी हमारे जो एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस सेवा को शुरू किया है। और वैसे अभी तो इस सेवा को दिल्ली, बंगलुरु और वाराणसी के हवाई अड्डों पर शुरू किया गया है और धीरे धीरे आगे इसे और भी जगह लॉन्च कर दिया जाएगा। और ये जो सेवा है ये केवल घरेलू उड़ानों के यात्रियों के लिए ही शुरू की गई। इससे होगा क्या? इससे एयरपोर्ट पर यात्रियों के समय की बचत होगी। अच्छा, आपको याद है अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के किसके नाम पे कर दिया गया? भगत सिंह के नाम पे। और अभी एविएशन एनालिटिक फर्म ऑफिशियल एयरलाइन गाइड की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार भारत का सबसे व्यस्ततम बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि विश्व में 10वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अमेरिका का है। इसी तरह से विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे बताया गया? किंग हमाद एयरपोर्ट को। और ये कहां का है? ये कतर का है। किसके अनुसार? स्काई ट्रैक्स रिपोर्ट के अनुसार। और भारत में बात करोगे तो बेंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वे भारत और दक्षिण एशिया में बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डा इसे घोषित किया गया था। आपको याद है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पे ही स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की मूर्ति स्थापित की गई थी, जो कि किसकी थी? बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा की। बताओ अभी अरुणाचल प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का नाम क्या है? डोनी पोलो हवाई अड्डा। और अभी प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा झारखंड में। इसी तरह से याद रखना, अगर पूछे कि कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सोलर से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बना, तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अगर पूछे स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है गगन, उसका उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन सी बनी? इंडिगो एयरलाइन। लैंडिंग कहां पे कराई गई? राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट पे। और कर्नाटक के शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम वहां के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के नाम पे रखा गया है। और 2022 में विंग्स इंडिया का आयोजन कहां पे किया गया था? ये नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। तो आंसर होगा बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद में। और सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन बनी है। और कार्बन न्यूट्रल भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना? लेह लद्दाख में। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट आपको त्रिपुरा में मिलेगा, त्रिपुरा के अगरतला में। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, 1 जनवरी 2023 से कौन सा देश 1 साल के लिए वासेनार अरेंजमेंट, वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता करेगा? तो आंसर होगा भारत। वासेनार अरेंजमेंट की बात करते हैं पहले। अच्छा, ये वासेनार स्थान कहां पर है? ये नीदरलैंड में है। यहीं पे 12 जुलाई 1996 को कुछ देशों ने मिलकर के एक संगठन की स्थापना की थी और उसे ही कहा गया वासेनार व्यवस्था, वासेनार एग्रीमेंट। इसका मुख्यालय मिलेगा वियना, ऑस्ट्रिया में। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो पहले आप कि अगले साल 91 नंबर की जो इंटरपोल की बैठक होगी वो कहां पे होगी? बाकी वासेनार एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं? 42 है। और याद रखना 2017 में भारत इसका 42 नंबर का मेंबर कंट्री बना था। और इस संगठन का, इस एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या है? मतलब इसमें सदस्य देशों के बीच में हथियारों के और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान में पारदर्शिता को बढ़ा दिया जाता है। और ये समूह ये भी सुनिश्चित करता है कि खतरनाक हथियार और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी आतंकवादियों के हाथ न लगे। ये इसका उद्देश्य है। तो अब भारत 1 जनवरी 2023 से 1 साल के लिए इसकी अध्यक्षता संभालेगा। आपको याद है 2023 में G20 की अध्यक्षता ये भी भारत के पास होगी। और कौन से नंबर की बैठक होगी भारत में? 18वें नंबर की। अभी 17वें नंबर की बैठक इंडोनेशिया में हुई थी और इसके शेरपा बनाए गए हैं अमिताभ कांत। और अभी दिसंबर 2022 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता संभाली है भारत ने। आप जानते हो अभी अंडर 17 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ये भारत में हुआ था, जिसको स्पेन ने जीता है कोलंबिया को हरा करके। अगले साल मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये भारत में होंगे, भारत के उड़ीसा में। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे।
चलिए फिर बताइए, दिसंबर 2022 में कौन सी बार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पूर्ण महिला पीठ का गठन किया गया है? तो आंसर होगा तीसरी बार। तो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में 1 दिसंबर 2022 को तीसरी बार ऐसा होगा जब एक महिला बेंच सुनवाई के लिए बैठेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट के आपको याद है 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ है। तो अभी उन्होंने ये तीसरी बार महिला पीठ गठित की है और इसमें 2 महिला न्यायाधीश शामिल हैं। कौन कौन? एक तो है जस्टिस हिमा कोहली और एक है बेला एम त्रिवेदी। ये जो तीसरी बार वाली पूर्ण महिला बेंच है, ये वैवाहिक विवादों से जुड़े मामले और ट्रांसफर से जुड़े मामले देखेंगी। और हमने कहा ये तीसरी बार है। तो पहली पूर्ण महिला बेंच कब गठित की गई थी? 2013 में, दूसरी बार 2018 में और अब तीसरी बार 2022 में। अच्छा चलो, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट और स्टैटिक क्वेश्चंस को एक बार हम रिवाइज करते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए हाईकोर्ट की पहली महिला जज का नाम क्या है? तो आंसर होगा अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट में बनी थी। वहीं हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन थी? लीला सेठी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से। वहीं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज पूछेंगे तो आंसर करना फातिमा बीबी, और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस पूछेंगे तो आंसर कर देना कोई भी नहीं है। अभी तक कोई भी नहीं है, लेकिन भविष्य में बन सकती है। कौन? बीवी नागरत्ना, 2027 में ये बन सकती है। आपने कहा वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं 50वें नंबर के। इनसे पहले 49 नंबर के कौन थे? UU ललित थे। अच्छा, पहले सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन रहे? हीरालाल जे कानिया। और ये DY चंद्रचूड़ है ना, इनके जो पिताजी थे कौन? YV चंद्रचूड़। वे अब तक सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। वे 16वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और वे 7 साल 4 महीने 20 दिनों तक अपने पद पर रहे। अब आप कहोगे वो तो सबसे लंबे समय तक रह लिए, लेकिन अगर बात करें सबसे कम समय तक कौन रहे, तो आंसर होगा नारायण सिंह। ये 22वें नंबर के थे और मात्र 18 दिनों तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। और इनका नाम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अभी 2022 सितंबर में ही इनका निधन हुआ था। तो ये प्रश्न एग्जाम में आपके आ सकता है, इसको ध्यान रखना। वैसे अगर बात करें वर्तमान में, तो आपकी सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला जज हैं। एक तो हिमा कोहली, बीवी नागरत्ना, बेला एम त्रिवेदी और एक पहले से हैं। ये 3 तो अभी नई बनी थी कुछ समय पहले। एक पहले से यहाँ पे है, उनका नाम है इंदिरा बनर्जी। तो टोटल 4 हो गई। आपको याद है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी थी? आयशा मलिक। और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी थी? केतांजी ब्राउन जैक्सन बनी थी। एक याद रखना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां पर है? द हैग, नीदरलैंड में है। और भारत का सबसे नवीनतम हाईकोर्ट 18वें नंबर का अमरावती में मिलेगा। सबसे पुराना हाईकोर्ट आपको मिलेगा कोलकाता में। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक भाग 5 में आपको मिलेगा। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय के द्वारा किसे द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा श्री श्री रविशंकर को। तो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को अमेरिका में नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम ने द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया है। आपको याद होगा दलाई लामा, अभी लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान इनको मिला था। चिरंजीवी की बात करोगे तो साउथ इंडिया के ये फिल्म स्टार है और अभी गोवा में जो 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था, वहां पे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। अच्छा मुझे बताओ, चिरंजीवी योजना ये किस राज्य ने शुरू की थी और इसका संबंध किससे है? बाकी अभी फिक्की ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया था राजेंद्र पवार को। अच्छा, क्या आप बता सकते हो अभी डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार किसे मिला? रवि कुमार सागर को। और अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने 2022 के लिए किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया? तो आंसर होगा पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये भी नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। तो आंसर होगा 2 दिसंबर को। एक्चुअल में हुआ क्या था, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की रात को, यानी कि 2 दिसंबर की तो रात थी और 3 दिसंबर की सुबह हो रही थी। ये बात है 1984 की। तो उस रात्रि को भोपाल गैस ट्रेजेडी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में ये दिन मनाया जाता है। अब देखो, उस रात्रि से 2 तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड, कि कौन सी गैस तो लीक हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट आंसर होगा। और कौन सी कंपनी थी वो?
तो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, तो ये याद रखना। वैसे 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी होता है। और यहां से 2 प्रश्न आपको याद रखने हैं कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भाटकर को, और विश्व में सिमोर क्रे को। वैसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। और 2 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर को ये 3 डे याद रखने हैं। एक तो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे हो गया, एक विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हो गया, और एक अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस हो गया। 1 दिसंबर को आपने बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया था और एड्स डे मनाया था। फिर 3 दिसंबर को आपने अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस भी मनाया था, वो भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, उत्तराखंड उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो नैनीताल है, इसे कहां पे स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर किया जाएगा? तो आंसर होगा हल्द्वानी में। तो अभी उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी ट्रांसफर किए जाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तो अभी ये उत्तराखंड हाईकोर्ट ये नैनीताल में था, अब ये हल्द्वानी में होगा। अच्छा मुझे बताओ, पहला पेपरलेस हाईकोर्ट ये कौन सा बना है? केरल हाईकोर्ट बना है। और पूछे वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य, ये उत्तर प्रदेश है। अच्छा अभी किस हाईकोर्ट में भारत के पहले डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन किया गया था? तो आंसर होगा गुजरात हाईकोर्ट। और अभी किस राज्य ने भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की? तो आंसर होगा राजस्थान। देखो भाई, उत्तराखंड की 2 कैपिटल आपको मिलेगी। एक देहरादून है जो इसकी विंटर कैपिटल है, और इसकी समर कैपिटल है गैरसैंण। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। अच्छा अभी करंट अफेयर्स का लेटेस्ट प्रश्न अगर रिवाइज करें तो आपको याद होगा 5 लोगों को इस साल उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए चुना गया था। उन 5 में से 3 तो मरणोपरांत मिलेगा उनको। एक तो हमारे पहले सीडीएस बिपिन रावत, कवि और लेखक गिरीश चंद्र तिवारी, और पत्रकार व साहित्यकार वीरेंद्र डंगवाल। और 2 हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे अजीत डोभाल, और सेंसर बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी, उनको। प्रसून जोशी तो आपको याद होगा भी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बनाया गया था। और इसी तरह से उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना भी शुरू की है। और प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य भी आपका उत्तराखंड है। अभी उत्तराखंड के औली में अमेरिका और भारत के बीच में एक युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज भी हुआ। और उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी जिलों में एक संस्कृत गांव विकसित करने की भी घोषणा की है। अभी बताओ किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली? तो आंसर होगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली जिले में। और याद रखना उत्तराखंड के देवस्थल में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भी स्थापित किया गया। इसमें मरकरी का यूज हुआ है, याद रखना। और ये एकमात्र मेटल है मरकरी जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। अच्छा भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये किस राज्य में खोला गया? तो भी आंसर होगा उत्तराखंड। देश का पहला एरोमेटिक गार्डन यानी कि सुरभि वाटिका का उद्घाटन ये भी उत्तराखंड में किया गया था, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। और भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहां पे खुली? उत्तराखंड के रानीखेत में। देखो उत्तराखंड में हरेला उत्सव मनाया जाता है, जबकि हरेली त्योहार ये छत्तीसगढ़ का है। आप पूछोगे उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी? तो आंसर होगा ऋतु खंडूरी भूषण। और अगर आप पूछते हो कि उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो आंसर होगा सृष्टि गोस्वामी। और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो डस्टलिक नाम का एक्सरसाइज हुआ था वो हुआ था रानीखेत में। यहीं पे आपको राजाजी टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, टिहरी डैम आपको यहीं पे मिल जाएगा भागीरथी नदी पे। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, एक जिला एक खेल योजना ये किस राज्य ने शुरू की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे जो चलती है ना एक जिला एक उत्पाद योजना, उसी के तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना को लॉन्च किया है। तो इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की जाएगी। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? स्थानीय प्रतिभाओं का पोषण करना और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, मतलब ट्रेनिंग देना। अच्छा आपको याद है उत्तर प्रदेश की जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? कंगना रनौत को। अभी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना किसने शुरू की थी? साउथ सेंट्रल रेलवे ने। और देखो यहाँ पे खेलों की बात हुई है तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण हुआ था 2022 में, कहाँ पे? हरियाणा में, पंचकुला हरियाणा में। और वो उसका चौथा संस्करण था जिसको हरियाणा ने ही जीता था।
उसका शुभंकर यानी कि मैस्कोट क्या था? धाकड़। और अगले साल जो 5वां संस्करण होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो कहाँ पे होगा ये आपको बताना है। उसी तरह से अभी 2022 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो दूसरा संस्करण हुआ था वो बंगलुरु में हुआ था और उसका शुभंकर वीरा था और उसमें जैन यूनिवर्सिटी है बंगलुरु की, वो टॉप पे रही थी। और यहीं से आपके लिए एक और होमवर्क प्रश्न आएगा कि अगले साल जो यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण होगा वो कहाँ पे होगा। और ये भी बताओ कि अभी जो नेशनल गेम्स हुए थे 36 नंबर के, वो कहाँ पे हुए थे, और अगले साल जो राष्ट्र खेल होंगे 37 नंबर के, वो कहाँ पे होंगे। बाकी राष्ट्र खेल दिवस आप जानते हो 29 अगस्त को मनाते हैं। और अभी 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? अचंता शरद कमल को मिला है। टेबल टेनिस प्लेयर है, वो तमिलनाडु से है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना है यहाँ से। अच्छा, बात देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में यूपी, कैपिटल इसकी लखनऊ है। 2-3 पॉइंट याद रखना जो मैं आपको हमेशा रिवाइज कराता हूँ, जैसे कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी लखनऊ ही है। सिडबी का हेडक्वार्टर मिलेगा लखनऊ में। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी खोली गई लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पे स्थापित होगा? लखनऊ में। बाकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, इनके ऊपर भी एक बुक लिखी थी द मॉन्क वू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी नाम से, जिसको शांतनु गुप्ता ने लिखा है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। अब मुझे बताओ दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज ये किस किस के बीच में शुरू होगा? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में। इसका नाम होगा, इस क्रूज का नाम गंगा विलास। और याद रखना देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे बनेगा नोएडा में। और आपको याद हो तो अभी नवंबर में प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। और गति शक्ति से 2 पॉइंट याद आएंगे। एक तो वडोदरा में जो रेल यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदल के गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया गया। और गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना था गुजरात। जबकि आपको याद है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल, सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी बनी है वाराणसी, जिसको काशी या बनारस भी कहते हैं। और रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर वाराणसी ही है। याद रखना देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व ये होगा तराई एलिफेंट रिजर्व। और उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया था ग्रेटर नोएडा में। अगर पूछे उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की, तो आंसर होगा 2041। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 दिसंबर को। तो हर साल 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत की याद में मनाया जाता है। इस ऑपरेशन में 4 और 5 दिसंबर की रात में भारतीय नौसेना ने कराची में पाकिस्तान नौसेना मुख्यालय पर हमला कर दिया था और उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। वैसे आप जानते हो हमारे नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार हैं। और एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। और एयरफोर्स डे हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं, जबकि आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं। और आर्मी चीफ हमारे मनोज पांडे हैं 29 नंबर के, ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा विक्रम संपत ने। तो विक्रम संपत की ये बुक है ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया, और अभी इस बुक को इन्होंने लॉन्च किया है। आप जानते हो कांग्रेसी नेता शशि थरूर के बारे में। अंबेडकर अ लाइफ नाम की बुक लिखेंगे ये। किरण बेदी फियरलेस गवर्नेंस नाम की बुक लिखी इन्होंने। और देविका रंगाचारी क्वीन ऑफ फायर नाम से बुक लिखी थी इन्होंने। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा था सेबी ने किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एमडी सीईओ नियुक्त किया है? तो आंसर होगा सुंदर रमन रामामूर्ति को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। इनका पीडीएफ और क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।